हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि जो लास्ट ईयर का पैटर्न है, क्या इस साल भी रिपीट होगा वैसा ही। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने हमसे पूछा कि सर लास्ट ईयर तो पेपर डिफिकल्ट आया था, इस साल पेपर कैसा आएगा। तो देखो, मैं बताना चाहता हूँ, पहले भी मैं आपको बताया था, आज भी मैं ही बताना चाहता हूँ कि पेपर डिफिकल्ट आए या पेपर इजी आए, ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। ठीक है, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है उसको भी आपको सॉल्व करना, जैसे लास्ट ईयर के पेपर को आप लोग डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ लास्ट ईयर का पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। क्योंकि आप देखेंगे कि आप वहाँ पे जब एक एक ऑप्शन को देखेंगे, क्वेश्चन को अगर सही से आप रीड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एलिमिनेशन टेक्निक लगा के आप आंसर तक पहुंच जा रहे हैं आसानी से। आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है, आप इजिली एलिमिनेट कर दे रहे हैं, हाँ ये तीन ऑप्शन नहीं होगा, ये चौथा वाला ऑप्शन होगा, इस तरह से। या कुछ ट्रिक आपकी लास्ट ईयर के पेपर में काम कर रही थी। लेकिन मान लो अगर एकदम फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पेपर आ जाए, ठीक है, मान लो अगर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पेपर आ जाए, और तो आपका वहाँ पे सिर्फ रोट लर्निंग चेक होगी। और अगर आप मान लीजिए आप कुछ चीज़ें भूल रही हैं, डाटा ही मान लो पूछ लिया गया, डाटा भी पूछता नहीं है एग्जाम में, कभी भी नहीं पूछेगा डाटा, ठीक है। लेकिन मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, एकदम फैक्ट ही चीज़ें पूछ लिया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको याद की हुई चीज़ें ही आप वहाँ कर पाओगे सर। लेकिन अगर पेपर आपका थोड़ा सा मतलब कि बैलेंस आता है, जैसे लास्ट ईयर का पेपर था, तो उस तरह के पेपर में आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, हो सकता है पेपर इजी भी आ जाए इस बार, ठीक है, इसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अगर पेपर इजी आता है तो भी आपको एग्जाम हॉल के अंदर धैर्य बना के रखना है। आपको एग्जाम हॉल के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, पेपर डिफिकल्ट आने की वजह से लोगों ने अंडर कॉन्फिडेंस में आके क्वेश्चन को गलत किए हैं, और उनका सिलेक्शन एक एक नंबर, दो दो नंबर से रुका है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे मतलब कि यूट्यूब कम्युनिटी में भी जुड़े हुए लोग हैं, जो कि दो दो नंबर से, तीन तीन नंबर से रुक गए। और क्यों रुक गए, क्योंकि वो लास्ट ईयर पेपर को देख के घबरा गए थे, प्रेशर ले लिए थे ज़्यादा, ठीक है। एक ये वाला फैक्टर भी था, जहाँ पे आपने चार पांच क्वेश्चन, छह क्वेश्चन, सात क्वेश्चन गलत किए होंगे, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, आई थिंक, ठीक है। अगर पेपर इजी आता है तब भी लोग एक्साइटमेंट में आके क्या करते हैं, दूसरे ऑप्शन लगा देते हैं, ये सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो उसमें भी आपको गलती नहीं करना, वहां पे भी अगर एक्साइटमेंट में आते हैं तो भी गलती आपकी होती है। और कट ऑफ ओबियसली सी बात है, अगर इजी आएगा पेपर तो हाई जाएगा, अगर डिफिकल्ट आएगा तो कम जाएगा। लेकिन आपका काम है कि आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, धैर्यपूर्वक पढ़ना है, कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, और कीवर्ड को अंडरलाइन करने के बाद आपके ऑप्शन को पढ़ना है, और ऑप्शन को देखना है कि कौन से ऑप्शन आपके सही होने के चांसेस हैं, ठीक है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एग्जामिनर वहाँ पे क्लू दे देता है कि आपको आंसर तक पहुँचने में आसानी होती है, ठीक है। इसके बारे में मैं डिस्कस भी करूँगा, पेपर्स को मैं सॉल्व करूँगा लास्ट ईयर के आपके सामने, तो आप देखना उस चीज़ को, मैं यूट्यूब में डालूंगा उस वीडियो को, तो आप देखना ये किस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक्स काम कर रही हैं, और कितने क्वेश्चन एलिमिनेशन से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ट्रिक लगा के कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमारे, अगर हम पढ़ के भी ना गए होते तो भी शायद उन क्वेश्चन को हम कर लेते कॉमन सेंस के बेस में, ठीक है। तो पहली बात तो आप इस तरह का सवाल करना बिल्कुल बंद करिए कि पेपर इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, या क्या होगा वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे सोचेंगे एग्जाम हॉल के बारे में, तो आपके जो अभी आप बचे हुए जो टाइम है, आपके 7-8 दिन जो आपके बचे हुए हैं, इस टाइम को आप खराब करोगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो आप ये मत सोचो बिल्कुल भी कि पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है। आपका काम सिर्फ ये है कि आपको जो 7-8 दिन आपके बचे हुए हैं, इसमें आपको अपनी किताबों को बार बार रिवाइज करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, फंडामेंटल चीज़ों को पढ़ना है, सिलेबस को ध्यान में रख के चीज़ों को रिवाइज करना है, ठीक है। सिलेबस से क्वेश्चन ना तो एक भी बाहर आएगा, और सिलेबस से अंदर के अंदर ही सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़िए आप, इधर उधर की अफवाहों में कुछ भी मत पढ़ने लगिए, ठीक है। अगर आप कुछ भी पढ़ने लगेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा। अगर आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर का जो हमारा मतलब सिलेबस, अगर आपने देखा तो वहाँ पे कहीं पे भी करंट अफेयर नाम की चीज़ें कहीं मेंशन नहीं है एग्रीकल्चर पोर्शन में, ठीक है। तो अगर करंट अफेयर नहीं मेंशन है तो आप करंट अफेयर के पीछे क्यों भागते जा रहे हैं लगातार, आप करंट अफेयर के पीछे क्यों पड़ गए हैं पूरी तरह से। आपको करंट अफेयर पढ़ना ही है तो आप बेसिक करंट अफेयर देख लीजिए, प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्टिविटी कितनी है। अगर आपका एमएसपी अगर मेंशन है सिलेबस में, आपने देखा होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपके सिलेबस में मेंशन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप उसके करंट अफेयर को देखिए। आप देखे होंगे स्कीम्स आपके सिलेबस में मेंशन है, दो तीन जगह, चार जगह, ठीक है। आपको स्कीम देखना है, करंट में स्कीम कौन सी चल रही है, फिर आपकी स्कीम के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं उनको देखना आपको, मैंने स्कीम ऑलरेडी अपने चैनल में कवर करा रखी है, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका मतलब कि चीज़ें आसानी से हो जाएंगी,
और आपको भी मतलब कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर प्रेशर फ़ील नहीं होगा, ठीक है? अगर आप कुछ भी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, आप यह सोचेंगे कि एग्ज़ाम में क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर ईज़ी आएगा कि डिफ़िकल्ट आएगा, कि क्या होगा वहाँ पे, तो इससे आपके मन की स्थिति जो है ना, वो आपके मन की स्थिति क्या होगी, चेंज होगी। आपका मन जो फ़ोकस होना चाहिए, आपका जो फ़ोकस लेवल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप यह सोच रहे हैं दिन भर कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है? तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी किताब को पढ़ना है, अपने टॉपिक्स जो आपने डिसाइड किए वो पढ़ना है, आपके सिलेबस को कवर करना है। जितनी बार आप सिलेबस को कवर कर लेंगे, उतनी बार आप उतना ही आपके लिए बेटर होगा। अब एक चीज़ और है, कुछ टॉपिक्स ऐसे दिए हुए हैं सिलेबस में जो कि बड़े हाई-फाई दिखते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी एक है, ठीक है? एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एक सिलेबस में हमारे मेंशन है और उसको देख के आप लोग इतना डर जाते हो, पता नहीं क्यों डर रहे हो। बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या पढ़ना है आपको, मैं बता देता हूँ यहीं पे ही। बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना है ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में, जिसमें बीटी कॉटन आएगा, ठीक है? ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन आएगा, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप आएँगी, ठीक है? और इस तरह से कोई भी आपकी मतलब कि ट्रांसजेनिक क्रॉप है, अगर कुछ बना है, कुछ डेवलप हुआ है, तो उसके बारे में आप पढ़ लें। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी होती है जो अप्रूवल देती है, जो भी हमारी जीएमओ होती है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं जो भी, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या है, कैसे बनी, क्या बनी, ठीक है? क्योंकि एनवायरनमेंट का भी पोर्शन है और वहाँ का भी पोर्शन, दोनों से लिंक हो जाएगा। देन आपको क्या पढ़ना है बायोडायवर्सिटी में, बायोटेक्नोलॉजी में, एक आपकी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, CRISPER, इसका फुल फॉर्म देख लेना, इसके बारे में 4 लाइन लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये रिसेंट आपका बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है? और बाकी आपको बीटी कॉटन आपके यहाँ इंडिया में ह्यूज अमाउंट में ग्रो की जाती है, तो आपको बीटी कॉटन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि बीटी कॉटन कब डेवलप हुई है, इंडिया में कब से ग्रोइंग करना शुरू किया गया है, कौन से इंसेक्ट के लिए होता है आपका रेड बाल, पिंक बाल, बाल वर्म होता है जो उसके लिए, उस इंसेक्ट के किस पार्ट में इम्पैक्ट करता है, ठीक है? मिडगट में करता है कि कहाँ करता है, और उसमें कौन से जीन होते हैं, वो जीन जो है क्राइवन एसी क्राइवन 2AB कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है? सॉइल बैक्टीरियम का क्या नाम है जहाँ से लिए गए, तो थोड़ा बीटी कॉटन के बारे में अच्छे से पढ़ो डिटेल में। बाकी आपकी जो न्यू टेक्नोलॉजी है जैसे क्रिस्पर है, उसके बारे में आप पढ़ लो, और भी जो आपके हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है या मतलब कि वीडी का जो यूज होता है उसके डाटा देख लो, ट्रांसजेनिक क्रॉप का डाटा देखो कि किस सेक्टर में ज़्यादा यूज होता है, न्यूट्रिएंट इंप्रूवमेंट के लिए होता है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए होता है कि इंसेक्ट कंट्रोल के लिए होता है, ये चीज़ आप देख लो, बेसिक किताब में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो इस तरह के टॉपिक को लेकर टेंशन नहीं लेना, जैसे आपका एनवायरमेंटल का टॉपिक है, एनवायरमेंटल साइंस का, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का ये जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप पढ़ते होंगे, आपका न्यूज़ में भी रहता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो पैरामीटर्स होते हैं, 8 पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए कौन-कौन से हैं, ठीक है? वो पीआईबी में भी रहता है न्यूज़ में, वैसे नॉर्मली आप नेट में सर्च करोगे तो आपके 8 पैरामीटर मिल जाएँगे, और लास्ट ईयर वहीं से ही क्वेश्चन आपका पूछा था, आप देखे होंगे, ठीक है? तो ये जो टॉपिक्स दिए हैं एडवांस टाइप के, इनको आप आराम से धीरे-धीरे करके ऊपर-ऊपर देख लो, सर्च करके नेट में भी आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी आपकी चीज़ें, ठीक है? और मैंने एक चीज़ और कवर करा दिया है, सेरीकल्चर को। सेरीकल्चर मुश्किल में 10 से 12 मिनट का टॉपिक है, उसको मैंने कवर कर रखा है, हमारा वीडियो आप सेरीकल्चर का देख सकते हैं, ठीक है? एपीकल्चर्स में आपको हनी बी के बारे में पढ़ना है कि कौन-कौन सी हनी बी है। फिर आपका जो एपिस मेलिफेरा है, सबसे ज़्यादा आपका हनी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है, इसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है, ठीक है? एपिस मेलिफेरा के बारे में। बाकी आप देख लो कौन-कौन से मतलब कि जो हनी होती है, हनी बी मिशन जो है आपका चला है, उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है? बस इतनी ही चीज़ें पढ़ना है आपको। आपको सिर्फ़ आप कोई हनी बी को पकड़ के आप पूरा एंटोमोलॉजी वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है हनी बी का, कि उसके कितने एंटीना होते हैं, कितने लेग पार्ट्स होते हैं, क्या होता है उसका, किस तरह से उसका मतलब कि रिस्पिरेशन होता है, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना आपको। आपको सिर्फ़ एपीकल्चर पूछा गया है, तो आपको हनी बी से हनी को कैसे निकालना है, उसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है? कौन-कौन से फ्लावर्स में आपकी जो हनी होती है वो रहती है ना? मधुमक्खी। तो इस तरह चीज़ों को कवर करें आप सरफेस में, तो आपका जो चीज़ें होंगी और आसान हो जाएँगी, ठीक है? और आप जो शिकायत करते हैं, वो शिकायत बिल्कुल बंद करें कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।